वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़, जिसका लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक है पार्टिकल इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन अ बॉक्स का हम सिंपलेस्ट केस लेंगे, और सिंपलेस्ट केस क्या होता है? वन डायमेंशन के पार्टिकल सिर्फ एक डायमेंशन में मूव कर रहा है। 2D और 3D को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। पार्टिकल इन अ बॉक्स नेम से पता लग रहा है कि एक पार्टिकल है और वो बॉक्स में है, और वो बॉक्स के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। एक पार्टिकल है और बॉक्स के अंदर ट्रैप हुआ है। ट्रैप का मतलब क्या है कि वो बाहर नहीं आ सकता जंप करके, ठीक है, मतलब कि उस बॉक्स के अंदर ही उसे मूव करना है। तो इसी चीज़ को हम सबसे पहले एक डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक बॉक्स है। अब बॉक्स की अगर हम वॉल्स पे देखें तो पोटेंशियल जो है वो क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पोटेंशियल का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल बॉक्स के अंदर है वो जंप करके बाहर नहीं आ सकता, जंप करके बाहर आके इस रीजन में या इस रीजन में नहीं जा सकता। तो इसका मतलब कि पार्टिकल ना यहाँ पे है ना पार्टिकल यहाँ पे है, सिर्फ एक पार्टिकल जिसका मैस m है वो इस रीजन में। ये रीजन चूँकि सेम है इसलिए मैंने इन रीजन को नेम दे दिया 1 और इस रीजन को नेम दे दिया 2। आप डोमेन भी नेम दे सकते हो, बुक्स में डोमेन भी लिखा होता है कि ये डोमेन 1 डोमेन और ये है डोमेन 2। मैंने इनको रीजन कह दिया। अब चूँकि हम वन डायमेंशन केस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास पार्टिकल क्या मूव करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा। वाई एक्स जी कुछ भी आप ले लो, एक्स हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एक्स में सिर्फ वो मूव कर रहा है, बाकी किसी भी डायमेंशन में वो मूव नहीं करेगा। अब ये हमारे पास बॉक्स है, इसकी लेंथ क्या है? एक्स। इस यहाँ से यहाँ तक पूरी इसकी बॉक्स की लेंथ जो है वो एक्स है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक्स मेरे पास ये O से L है, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 में लिख सकती हूँ। ये O और L क्या है? इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, x इज इक्वल्स टू L। अब हमने देखा कि हमारे पास जो वॉल्स हैं उस पर पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट है, लेकिन जो पार्टिकल अंदर मूव कर रहा है उसका पोटेंशियल क्या है? 0। तो अब हम इस चीज़ को किस तरह से लिखेंगे? कंसीडर अ पार्टिकल विद वन डायमेंशन बॉक्स एक्सटेंडेड फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू L। पोटेंशियल फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज v इज इक्वल्स टू 0 फॉर 0 टू x। इसका मतलब क्या है कि 0 से L के दरमियान पार्टिकल का जो पोटेंशियल है वो क्या है? 0 है। और v हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी है, इस रीजन में भी और इस रीजन में भी। अब इस रीजन को मैं क्या लिखूँगी? ये 0 और x का रीजन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? x, ठीक है, x लेस देन L। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इस तरह से। इस रीजन का नेम ये है, सॉरी ये 0 का था, और ये इस रीजन का नेम जो है वो ये है। तो हमने लिखा कि आप हमारे पास जो v0 है वो अंदर है इतने रीजन में 0 से L के दरमियान, और v जो है वो इन्फिनिटी है इस रीजन में और इस रीजन में। अब हमने कुछ अजम्पशंस ली हुई है। वो अजम्पशन क्या है कि पार्टिकल जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में मूव करेगा। x एक्सिस में उसकी v जो है वो क्या है? नॉन ज़ीरो। बाकी दोनों डायरेक्शन में उसकी क्या है? v वेलोसिटी जो होगी उसकी 0 हो जाएगी। और दूसरी अजम्पशन जो हमने ये की है कि पार्टिकल जो है अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करते हुए वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा। ये नहीं है कि पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक तो जा सकता है ना, यहाँ से वापस भी आ सकता है, कोलिजन भी कर सकता है वो पार्टिकल, बस क्या नहीं कर सकता कि वो जंप नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। अब पार्टिकल जब वो मूव कर रहा है, मूव करते हुए जाएगा तो पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा, और जितनी एनर्जी के साथ वो यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा ये कि जब वो कोलाइड करेगा इन वॉल्स के साथ तो कोलिजन करते हुए भी वो एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा। अब इसका बात का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास पार्टिकल है, उसकी एनर्जी E1 है, वो मूव करते हुए यहाँ गया, उसने कोलिजन की, जब वो वापस आएगा तब भी उसकी एनर्जी E1 ही होगी। इन चीज़ों को यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पार्टिकल्स डज नॉट लूज इट्स एनर्जी ड्यूरिंग मोशन, पार्टिकल्स डज नॉट लूज इट्स एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। अगर वो एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा कोलिजन के ड्यूरिंग, तो हम कहेंगे कि कोलिजन जो है पार्टिकल्स की विद वॉल्स आर इलास्टिक। अब हमने इस चीज़ को दोबारा लिखा कि v हमारे पास क्या था? v क्योंकि सिर्फ x में मूव कर रहा है तो हमने यहाँ पे इसके साथ x लगा दिया। ये 0 है, x 0 से L तक, और इस रीजन में ये क्या है? इनफिनाइट है। अब हमने इसको अलग अलग लिया कि एट जब हमारे पास वी एक्स 0 है, तो इसको अब हम डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसको लिया। अब टोटल एनर्जी मेरे पास इसके इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने कहा कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। तो जब मैं इसको 0 पुट करूँगी
तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के। तो पार्टिकल जो है वो क्या है, अब ज़ीरो क्यों रहे, क्योंकि अंदर जो पार्टिकल है वो फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल की कोई पोटेंशियल नहीं होती, हम उसको कहते हैं कि वो ज़ीरो होता है। तो टोटल एनर्जी क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की। किस रीजन में, इस रीजन में। फिर उसके बाद ये वाला रीजन लिया कि जब उसके पास क्या है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो तब हमने पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट पुट किया। तो अब काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो, वैल्यू तो इनफाइनाइट आ गई, तो टोटल एनर्जी इनफाइनाइट ही हो जाएगी। अगर टोटल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाती है तो एनर्जी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये कौन सा रीजन है, मीन्स के इस रीजन में और इस रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा जिसके वी जो है वो ज़ीरो है और पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अभी हमने कहा था कि एक पार्टिकल है और उसका क्या है, मैस m है। अब पार्टिकल है तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास डुअल नेचर होती है। अगर एक पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के अंदर क्या होगी, एक वेव भी साथ एसोसिएटेड होगी। तो इसका मतलब पार्टिकल है उसके साथ कोई ना कोई वेव होगी, और जहाँ पे वेव आ जाती है तो उसका मतलब अगर हमारे पास वेव आ गई तो कोई ना कोई इसका वेव फंक्शन भी होगा। तो अगर हमें उस पार्टिकल के बारे में जब इंफॉर्मेशन लेनी होती है किसी भी पार्टिकल की जिसके अंदर वेव एसोसिएटेड हो, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास हमें उस पार्टिकल की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ पार्टिकल ऑफ मास m which is bounded in one dimension box of length L, we have to solve श्रोडिंगर इक्वेशन। और श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, और ये कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन है, एक टाइम डिपेंडेंट होती है और एक टाइम इंडिपेंडेंट होती है। तो हमने इसमें कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन लेनी है, जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि टाइम का तो इसमें कोई काम नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ले ली। हमारे पास ये होती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक साई के ऊपर ऑपरेट करेगा और हमें एक आइगन वैल्यू देगा, साथ में आइगन फंक्शन आ जाएगा सेम। देन उसके बाद अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये पूरा क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है -h² पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल x स्क्वेयर प्लस v, और यहाँ पे ज़ाई इज इक्वल्स टू ई ज़ाई। ये क्या होता है हमारे पास, वेव फंक्शन। तो मेन हमें चीज़ यहाँ पे क्या चाहिए, ये चीज़ हैमिल्टोनियन। तो हम हैमिल्टोनियन को अलग अलग रीजन्स के लिए लिख लेंगे। दोनों रीजन्स के लिए लिखा, ये हमारे पास क्या है, रीजन 1 के लिए। रीजन 1 के लिए हैमिल्टोनियन के साथ मैंने 1 लगा दिया। हैमिल्टोनियन क्या होता है, p² प्लस v। अब रीजन 1 जो था उसमें पोटेंशियल क्या था, इस रीजन में इनफाइनाइट था, तो v की जगह इनफाइनाइट पुट कर दिया। ठीक है, इन्फिनिटी में कुछ भी आप ऐड करोगे तो वो इन्फिनिटी ही होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। रीजन 2 में देखेंगे, रीजन 2 में हमारे पास पोटेंशियल क्या था, ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, सिर्फ हैमिल्टोनियन क्या आ गया, p²/2m, इसके ऑपरेटर भी आएगा, मोमेंटम ऑपरेटर बटू। उसके बाद हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में से हमने देखा था कि हैमिल्टोनियन इंपॉर्टेंट था, हमने दोनों के लिए हैमिल्टोनियन अलग से निकाल लिया ताकि हमारे लिए मुश्किल ना हो कैलकुलेशंस के वक्त। फिर हमने जब श्रोडिंगर इक्वेशन इस पे अप्लाई की तो हमने कहा कि जो हमारे पास रीजन 1 है जहाँ पे v जो थी इनफिनाइट थी, वहाँ पे कोई वेव फंक्शन ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई वेव गई नहीं, तो वहाँ पे वेव फंक्शन क्या था, ज़ीरो था। तो जब वेव फंक्शन ही ज़ीरो है तो इट मीन्स कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल के पाए जाने की वो भी क्या है, ज़ीरो है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमें क्या देगी, ज़ीरो देगी। और उस रीजन को हम फॉरबिडन रीजन बोलते हैं कि द लेफ्ट हैंड साइड इज़ फाइनाइट एंड थस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो लेफ़्ट हैंड साइड आ रही है ये आपके पास क्या दे रही है, रीजन 1 के लिए ये फाइनाइट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी फॉर दिस रीजन। ठीक है, आप इसको लिखोगे फॉर रीजन 1। फाई ज़ीरो है, इसका मतलब वेव फंक्शन ज़ीरो, इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज़ फाउंड देयर, वो क्या है, ज़ीरो है, कॉल्ड फॉरबिडन रीजन। और उस रीजन की जो एनर्जी है वो ये होती है। नेक्स्ट है रीजन 2। तो रीजन 2 पे श्रोडिंगर इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो इन रीजन 2 श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि हमारे पास ये होती है, जब इस पर अब हैमिल्टोनियन इसका क्या आया था, हैमिल्टोनियन हमने डायरेक्ट लिख दिया p²/2m, साथ में इसका वेव फंक्शन आ गया क्योंकि ये हमने इसके ऊपर अप्लाई करवाया, इज़ इक्वल्स टू ये भी सेम आ गया। एक्स क्यों है, क्योंकि इसकी वजह पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक्सेस में मूव कर रहा है, तो साथ साथ हम एक्स लगाते जा रहे हैं। अगर आप हैमिल्टोनियन को अलग से करके करोगे तब भी ये आता है यार, यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख दो कि यहाँ पे उसके बाद पी ऑपरेटर की वैल्यू पुट की हुई, पी ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, -h²
पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे 2m एज इट इज़ आ गया इज इक्वल्स टू ई फाई एन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक सारी समझ आ गई। रीजन 1 में श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते थे। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते थे? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे वेव फंक्शन 0 था और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फाइनाइट आ रही थी, वो ख़त्म हो रही थी। और अगर वेव फंक्शन 0 तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो थी पार्टिकल के पास जाने की वो 0 थी और वहाँ पे एनर्जी ये थी, उसको ऑर्बिटल रीजन भी कहा जा रहा था। रीजन 2 में जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई की तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास ये होती है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम अलग से निकाल चुके थे, वहाँ पे हमने ये लिखा, देन हमने मोमेंटम ऑपरेटर की यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये इतना एज इट इज़ सेम। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस पूरी टर्म को इधर भेज देंगे तो ये 2m/e/h कट स्क्वेयर बन जाएगा, साथ में माइनस आ जाएगा, इस चीज़ को यहाँ रहने देंगे। तो उसके बाद अगर आप देखो तो मैंने वहाँ पे भेजा, माइनस आया, देन अगेन माइनस, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2m/e/h कट स्क्वेयर, यहाँ पे सिर्फ इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल को रहने दिया। देन अगेन मैं इसको इस साइड पे ले आई तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ मेरे पास क्या होती है, के स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ के स्क्वेयर इक्वल होता है 2m/e/h कट स्क्वेयर, क्योंकि हम सबस्क्रिप्ट में n लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में n लिख देंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, लास्ट में इसको देखेंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन होता है, और वो क्या होता है, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे आपने जनरल सोल्यूशन याद रखना है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनाने के बाद आपके पास जनरल सोल्यूशन जो होता है वो ये आता है, जो कि आपके पास है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a sin के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि आपका जो वेव फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। वेव फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, जो 0 से L तक रीजन था, सिर्फ इधर इधर वेव फंक्शन है। इधर हमने कहा था 0 जिसकी वजह से उसमें हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लगाई थी तो हमारे पास 0 आ गई थी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमने जब यहाँ पे सिर्फ वेव फंक्शन है, अब हमने कहा कि वो वेव फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि अगर हम बाउंड्रीज क्या है, ये बाउंड्रीज जहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनाइट लिया हुआ था, बाउंड्रीज पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो इस बाउंड्री पे वही इस बाउंड्री पे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इट मस्ट हैव वैल्यूज़। ठीक है, ये मैंने सिर्फ लिखा है कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है। अब ये है कि वेव फंक्शन जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, इट मस्ट हैव वैल्यूज़। और क्या है कि अगर आपके पास एक्स पे भी 0 हो और एल पे भी ये क्या हो, 0। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन मैंने लगाई है कि इस पे भी वेव फंक्शन 0 होना चाहिए और इस पे भी वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0। इन दोनों पे क्या होना चाहिए, 0। ये बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ क्या है, वेव फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है, तो उसका बाउंड्रीज पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब कॉन्टीन्यूस वेव फंक्शन और एक अगर कॉन्टीन्यूस का वर्ड आया तो सेकंड क्या होता है इसके साथ, इट इज़ कॉन्टीन्यूस का आता है नेम। तो इनके ग्राफ या इनका वेव फंक्शन बनता कैसे है तो वो भी पता होना चाहिए। अब हमारे पास अगर एक ये क्या है, अगर मैं ये रीजन जो 0 से L है और ये रीजन आपको पता है ये होगा और ये आप खुद ही नेम दे दीजिएगा। हमारे पास जो मेन है वो ये है जहाँ पे पार्टिकल है। अब यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि अगर ये चीज़ क्या है, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करिए ये लाइन, और यहाँ ये डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो अगर इस तरह का कोई ग्राफ बनता है, ठीक है, ये क्या है, इस तरह से कि मुझे एक वेव फंक्शन मिली, यहाँ पे एक्स साई है और यहाँ पे एक्स है, इस तरह से वेव फंक्शन मिल रहा है कोई, तो इस पूरे रीजन में वेव फंक्शन क्या है, 0 के इक्वल नहीं है एक। ठीक है, इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से मिला। अगर आप देखो यहाँ जैसे ही वो इस बाउंड्री पे आया तो फ़ौरन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह वेव फंक्शन यहाँ से जाता रहा, नॉन ज़ीरो था, जैसे ही इस बाउंड्री पे आया, एक्स इज़ ग्रेटर देन एल पे जैसे ही वो आया तो यहाँ पे फ़ौरन वो क्या हो गया, नॉन ज़ीरो। सेम इसी तरह यहाँ से आ रहा था, नॉन ज़ीरो था, जैसे इस रीजन पे पहुँचा, इस बाउंड्री पे पहुँचा, फ़ौरन क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसा वेव फंक्शन जो हमें मिल रहा होता है इसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टीन्यूअस। अब ये चेंज कैसा आ रहा था, सडन चेंज आ रहा था ना, पहले वो यूँ जाता एकदम से 0 हो गया, फिर यूँ आता है एकदम से 0 हो गया। तो ये जो सडनली चेंज होता है इसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टीन्यूअस। अब कॉन्टीन्यूअस कैसा होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है, अगेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ाय को, और ये हमारे पास क्या है, एक्स है कोई। तो एक पार्टिकल है जो कि 0 से स्टार्ट हुआ, इस तरह से हमें एक वेव मिली, अगेन क्या हो गया, 0 पे आ गया। तो पार्टिकल जहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था अगेन उसे 0 पोजीशन पे चला गया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वेव फंक्शन क्या है, नॉन ज़ीरो। ठीक है, स्टार्ट हुआ 0 से, नॉन ज़ीरो हुआ, अगेन 0 पे आ गया।
ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो का मतलब क्या है कि अगर हमने यहाँ पे वेव फंक्शन देखें, ये ज़ीरो था ना और ये एल है, तो अगर आप वेव फंक्शन ज़ीरो पे देखोगे तब भी आपको क्या मिल रहा है, ज़ीरो। और अगर आप इस वाले पे एल पे डाल के देखोगे तब भी क्या मिल रहा है, ज़ीरो। तो ज़ीरो से शुरू हुआ और अगेन ज़ीरो वाली पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्टीन्यूअस वेव फंक्शन है। अच्छा खैर, अब हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है जो कि हमारे पास क्या थी कि आपके पास एक्स ज़ीरो पे भी वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, ज़ीरो। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एक्स इज़ इक्वल्स टू एल पे भी वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, ज़ीरो। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को देखेंगे, यहाँ पे एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे इधर, एक्स ज़ीरो, ए साइन के, एक्स अगेन ज़ीरो, बी कोस के, एक्स की जगह ज़ीरो, तो वेव फंक्शन ज़ीरो हो गया। साइन ज़ीरो होता है, कॉस की जगह यहाँ पे वन आ जाएगा, तो बी क्या हो गया, ज़ीरो। वेव फंक्शन ज़ीरो हो गया था ना। सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, एक्स इज़ इक्वल्स टू एल। यहाँ पे एक्स की जगह एल पुट करेंगे, बी हमारे पास क्या था, ज़ीरो, बी को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे रह गया सिर्फ साइन के एन ऑफ एल। अब हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई हुई है कि आपके पास जब एक्स एल होगा मतलब यहाँ पर भी वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वेव फंक्शन को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वेव फंक्शन की जगह हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो, सिर्फ ये रह गया। साइन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो साइन इनवर्स, ठीक है, के एन एल साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ज़ीरो का मतलब क्या होता है, एन बाय के एन एल इज़ इक्वल्स टू एन पाई। एन सिर्फ सब्सक्रिप्ट में लगा रहे हैं जो कि ये बता रहा है कि ये एन डिपेंडेंट है, एन पाई ओवर एल। अब यहाँ पे जो एन है उसको हमने क्या लेना है, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, क्या ज़ीरो लेंगे। अगर हम ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, इसमें बेशक डाल के देख लो तो आपके पास वेव फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं ले सकते कि अगर हमने वेव फंक्शन को नॉन ज़ीरो बनाना है तो उसके लिए हम एन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन, टू, थ्री टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं लेने की वजह भी बता दी। के के साथ एन, के जो है वो एन डिपेंडेंट है, इसीलिए अगर एन की वैल्यू चेंज होगी तो आपके पास वेव फंक्शन भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि अब यहाँ से एन की वैल्यू जो है इसमें वेव फंक्शन में पुट करनी है। वेव फंक्शन हमारे पास क्या था, साई एन इज़ इक्वल्स टू ए साइन के एन लो। अच्छा, यहाँ पे हमने के की वैल्यू पुट कर दी, एन पाई ओवर एल, साथ में डी एक्स आ गया क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रहा है। तो जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के वेव फंक्शन कैलकुलेट करना तो हमने कर लिया कि अगर एक पार्टिकल है वो इस बॉक्स में मूव कर रहा है तो उस बॉक्स में पार्टिकल मूव करने वाले पार्टिकल का वेव फंक्शन कितना है। ठीक है, तो हमने वो वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास है ए साइन एन पाई ओवर डी एक्स। अब ये ए क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की कंडीशन क्या होती है कि आप साई स्टेरिक साई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन लेते हो। साई आपके पास क्या है, जो कि आपके पास वेव फंक्शन आया है उसका साई स्टेरिक लोगे तब भी यही है क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी टर्म तो नहीं है। और वेव फंक्शन एज इट इज़ आ गया, ए से ए स्क्वेयर हो जाएगा, आगे ये भी साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स ओवर एल। ए स्क्वेयर को बाहर ले लेंगे, साइन स्क्वेयर हमारे पास इक्वल होता है वन माइनस कॉस टू थीटा ओवर टू, तो वन माइनस कॉस टू थीटा हमारे पास ये है। अलग अलग इंटीग्रेशन वन पे लगाई और कॉस टू थीटा पे लगाई। ज़ीरो पार्टिकल की बॉक्स की लेंथ क्या थी, ज़ीरो टू एल, तो हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जनरल थी, ज़ीरो टू एल से अपनी लिमिट्स को चेंज कर दिया। उसके बाद ए स्क्वेयर वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स कॉस टू की क्या होगी, साइन टू थीटा ओवर यहाँ पे होना था एल बाई टू एन पाई, तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर लेके गई तो एल बाई टू एन पाई हो गया। यहाँ पे मैं लिमिट्स पुट करूँगी, एल माइनस साइन टू एन पाई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन, और दूसरी लिमिट क्या है, ज़ीरो। साइन ज़ीरो ज़ीरो, साइन टू एन पाई भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, ए स्क्वेयर बाई टू एल इज़ इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास ये क्या हो चुका है, नॉर्मलाइज्ड हो चुका है वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन हमारे पास ये, जब भी पार्टिकल इन अ बॉक्स की कोई भी अगर वेव फंक्शन आ गिवन हो और आपके पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए तो पार्टिकल इन अ बॉक्स का ये आपने वेव फंक्शन लिख लेना है, क्योंकि हमने वेव फंक्शन ने पूरा कैलकुलेट किया है। यही आता है अंडर रूट टू ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और एन क्या है, ज़ीरो नहीं लेंगे, ज़ीरो लेंगे तो वेव फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, वन टू थ्री टू एन। अभी जो हमने के की वैल्यूज़ निकाली हैं, एक के हमारे पास हमें पता है टू एम ई ओवर एच कट स्क्वेयर होता है, और एक हमें निकाला एन पाई ओवर एल।
ठीक है, यहाँ से हम एक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि E इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से सबसे पहले हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली, एनर्जी जो होगी k² h² 2m E हो जाएगा। अब k की वैल्यू हमें पता है n π/L, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, h कट की फॉर्म में, ये n² है, π² h² 2mL²। अगर अब ये एक फार्मूला भी होता है और एक फार्मूला क्या हो सकता है कि अगर आप h कट की वैल्यू को ये होती है h कट की वैल्यू h/2π, वो पुट कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा 8mL²। तो एनर्जी का कुछ बुक्स में ये लिखा होता है, अगर आपने h कट की फॉर्म में, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब हम एनर्जीज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको कह दो कि एनर्जी जो है वो ग्राउंड स्टेट पे कैलकुलेट करो, तो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी को ज़ीरो नहीं लेना, एनर्जी क्योंकि हमारे पास n जो है 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। तो ग्राउंड स्टेट पे हम E1 लेंगे। अब E1 में कैलकुलेट कर लूँगी तो वो मेरे पास आ जाएगा π² h² n की जगह क्या हो जाएगा 1, आगे 2mL² आ गया। अब अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को, ठीक है, ये क्या है ग्राउंड स्टेट, ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे क्या लेते हैं, n2 लेते हैं। यहाँ पे n की जगह देखो, अब ये पूरी चीज़ क्या है E1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया E1 और यहाँ पे n²। तो जो फार्मूला होता है आप इस तरह से याद रखोगे कि E आपके पास क्या होता है n² E1। जब आपके पास एक्साइटेड स्टेट्स के बारे में पूछा जाए तो डायरेक्ट यहाँ से करोगे। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछी तो ये आ गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछूंगी तो यहाँ पे 3² डाल दोगे, इस तरह से चेंज करते जाओगे। अच्छा, और अब इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, हम इसके टॉपिक के बारे में और क्या जान सकते हैं कि हमारे पास वेव फंक्शन जो आई थी वो ये आई थी। अब वेव फंक्शन के साथ क्या लगा हुआ है, सब्सक्रिप्ट n लगा हुआ है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास जो वेव फंक्शंस है वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए अलग आएगा। स्टेट 1 पे देखोगे, स्टेट 2 पे देखोगे तो अलग अलग वेव फंक्शन आ रहा होगा। ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज होगा। जैसे अगर आप वेव फंक्शन में n पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2/L साइन n की जगह 1 πx/L। अगर आप 2 पुट करते हो तो तब आपके पास क्या हो जाएगा 2/L साइन 2 π/x। इसी तरह आप 3 पुट करते जाओगे तो आप देख रहे हो आपका वेव फंक्शन जो है वो चेंज होता जा रहा है। फिर उसके बाद आप ये n1 पे ये क्या देख रहे हो n1 पे, ठीक है, n1 पे जब आप देख रहे हो तो आपका वेव फंक्शन आपको ये मिल रहा है। उसकी एनर्जी अगर आप देखोगे ये, तो स्टेट 1 पे वेव फंक्शन बिहेव कर रहा है अलग और उसकी एनर्जी भी अलग है। स्टेट 2 पे वेव फंक्शन का बिहेवियर अलग है, वो अलग फॉर्म में आ रहा है और उसकी एनर्जी भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो हर एक वेव फंक्शन के लिए अलग अलग एनर्जीज़ हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे प्लॉट करें, ठीक है, ये इस तरह से आता रहेगा। ये बताया ना E1 कैसे आता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है E, और यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारे पास वही रीजन है 0 से L तक, उसमें हम अब सिर्फ अपना ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। फर्स्ट ये क्या होगा n1, ग्राउंड स्टेट पे अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला वेव फंक्शन मिलता है। ठीक है, अगर आप n2 पे देखोगे मीन्स के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, तो आपका वेव फंक्शन ये आ रहा है। देखो वेव फंक्शन क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, इसीलिए आपके पास वेव फंक्शंस अलग अलग आता है। उनकी एनर्जीज़ भी क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। अब जो ये वेव फंक्शन था, ठीक है, अब और अगर हमें इसे डिटेल में पढ़ना हो तो 2/L साइन n π/x था। अगर n1 जो हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया, अगर हम इसको n1 पे देखेंगे, ग्राउंड स्टेट पे देखेंगे, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ बनता है हाफ पे। जबकि अगर आप इस पे देखोगे किस तरह से हाफ पे बना, कि अगर आप x इज़ इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करोगे तो वेव फंक्शन आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह फिर अगर आप L/2 पुट करोगे तो L/2 पुट करने से साइन, यहाँ पे L/2 पुट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, π/2 साइन π/2 क्या होता है साइन 90 मैक्सिमम, तो √2/L 1 होता है ना, मीन्स मैक्सिमम √2/L आ जाएगा। तो आपके पास L/2 पे ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अगेन आप L पुट करोगे तो 0 देगा। सेम इसी तरह जब आप सेकेंड वेव फंक्शन को देखते हो तो वहाँ पे जब x इज़ इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 देगा। फिर उसके बाद x इज़ इक्वल टू यहाँ क्या होता है L/4 पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब इसका मैक्सिमम पॉइंट L/4 पे बनता है। देन उसके बाद आप अगेन L/2 पुट करोगे तो यहाँ पर भी ये क्या देगा, मैक्सिमम पॉइंट देगा। देन अगेन एक नेगेटिव पॉइंट देगा, यहाँ पे क्या बनता है 3L/4।
CL/4 पे मैक्सिमम दे रहा होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में दे रहा होगा, फिर x0l पुट करोगे तब अगेन क्या हो जाएगा 0। तो आप देखो कि डिफरेंट स्टेट्स में वेव फंक्शंस का बिहेवियर क्या है, चेंज हो रहा है, क्योंकि वो n डिपेंडेंट है और उसके अलग एनर्जीज़ की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वही वेव फंक्शन अगर आप उसका स्क्वायर ले लो तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। उसका मैंने स्क्वायर ले लिया तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मैं जब इसका ग्राफ प्लॉट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ का ये एक्सेस होगा और ये सेम वही x 0 to l। अब इसमें फ़र्क क्या होगा, उसमें आपके पास क्या आ रही थी कि नेगेटिव वाली भी आती थी, ये सारी क्या हो जाती है क्योंकि स्क्वायर है ना, मोड आ गया तो नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव हो जाती है। आपके पास सारा ग्राफ वही रहेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में आएंगी। अब इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे कि 1000 न्यूट्रॉन्स आर इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद वॉल्स एट x इज इक्वल्स टू 0 एट x और x इज इक्वल्स टू a। वहाँ पे हमारे पास क्या था, l था, यहाँ पे a गिवन है। एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 द स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स आर दिस। नॉर्मलाइज सब फाइंड क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है साई को एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट a, ये पार्ट a में करना है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो वो लगाई हमने, सिंपल a स्क्वेयर हो जाएगा, ये हमने की में, तो यहाँ पे मैं टेस्ट करवाऊँगी डायरेक्ट। a स्क्वेयर x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वेयर x माइनस a का स्क्वेयर, a को बाहर ले लेंगे। अब इसके ऊपर क्या होगा, x स्क्वेयर, इसके ऊपर आप फॉर्मूला खोलोगे, देन उसके बाद आप इसमें इनको मल्टीप्लाई करोगे और इंटीग्रेशन कर लोगे। इंटीग्रेशन करोगे तो 0 to a आपके पास क्या है, एक बॉक्स है जिसकी लेंथ क्या है 0 to a, ठीक है। और हम इसको कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू a, सेम वही है और पार्टिकल इसके अंदर है। हमने यहाँ पे a पुट किया, लिमिट्स पुट करोगे तो आपने ना a की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे जो कि आपके पास आई है √30/a5। यहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन आ गया ये। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इन द इंटरवल 0 to a/2 एट t इज इक्वल टू 0 पे। अब हाउ मैनी इन पार्टिकल्स मीन्स कि हमें प्रोबेबिलिटी, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन लगाएंगे जो कि हमारे पास होती है साइज ओवर साइज स्टेरिक इज इक्वल टू dx, ठीक है। a से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 30/a5 और यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है और x स्क्वेयर x माइनस a स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अगेन इसका स्क्वायर खोलोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही फॉर्म बनेगी और उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये डायरेक्ट पीछे ऊपर कर चुके हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। और अब आपने क्या कर देनी है, इनमें लिमिट्स पुट कर देनी है। जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो वो इस तरह से 30/a5, ठीक है, a ओवर, ठीक है। अब लिमिट क्या है, 0 to a/2 गिवन है, तो सबसे पहले आपने a की जगह क्या लिखना है, x की जगह क्या लिखना है, a/2, ऊपर क्या है 5 माइनस a, और यहाँ पे इसकी जगह x की जगह a/2 4, आगे ये a स्क्वेयर एज इट इज़, x क्यूब की जगह a/2 ऊपर क्यूब, ठीक है। आगे इसको सिंपल सॉल्व करना है, a5 तीनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लोगे, a5 से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/60 आएगा, तो 1/2 आ गया। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने थे, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास गिवन थे 1000, उसको प्रोबेबिलिटी से डिवाइड 1/2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।